हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट चैनल पर। आज से मैंने ये पॉडकास्ट चैनल शुरू किया है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ये जो पॉडकास्ट है, शून्य से शिखर तक का सफर हम तय करने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। जिन्होंने भी शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है, उन सभी उन सभी गेस्ट को हम यहाँ पर बुलाएंगे। उनकी जर्नी, उनकी लाइफ में क्या क्या सिचुएशंस आई, उन्होंने कैसे ओवरकम किया है, ये सारी उनकी जर्नी हम यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। आपको भी प्रेरणा मिलेगी। तो आज का ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। तो आज की हमारी गेस्ट है उर्मिलाताई जुवारकर, जो कि एक हाउसवाइफ थी, फिर योग साधक बनी और आज वो नागपुर जिले की प्रभारी, पतंजलि की नागपुर जिले की प्रभारी 4 साल से है। फ्रेंड्स, कोई भी शिखर तक पहुंचना आसान नहीं होता। जो जो मुश्किलें आती है, हमें लगता है कि बस मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, अगर मेरे साथ ये नहीं होता तो मैं कुछ कर पाती। लेकिन फ्रेंड्स, उन सब सिचुएशन को हैंडल करके, उन चैलेंजेस को ओवरकम करके भी कुछ लोग हैं जो शिखर तक पहुंचते हैं। और ऐसी ही आज जो शख्सियत है, जिनसे मैं 2012 में मिली थी, जो मेरी योग गुरु है, जिनसे मैंने योग सीखा, उनका सफर मैंने बहुत करीब से जाना था। और ऐसे ही मेरी योग गुरु उर्मिलाताई जुवारकर आज अपने पॉडकास्ट में है। उर्मिलाताई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिलाताई आज भी योग वर्ग चलाती है, तो जानते हैं हम उनकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी। तो उर्मिलाताई, आपने ये सफर, योग शिक्षिका बनी पहले, तो ये सफर आपने कहाँ से शुरू किया था? सभी को ओम। मैंने ये सफर 2005 में शुरू किया था। पहले तो मैं एक हाउसवाइफ थी और एक साधारण परिवार से आई, तो मुझे ससुराल बहुत अच्छा मिला। सास ससुर माता पिता समान थे और मेरे पति तो बहुत ही अच्छे थे। इसके कारण मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी पहले 2005 में। इसका कारण था मेरा बच्चा, क्योंकि मुझे ट्विंस है, तो एक बच्चे को हमेशा कंधे पर उठाकर लेकर जाना, तो उसके कारण मुझे सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस हुआ था, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ थी। तो मैं बहुत ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं से आराम मिले। तो मैंने क्या किया ना, एक दिन ऐसे सुबह सुबह उठी और योग कक्षा ढूंढने लगी। तो मुझे दत्तात्रेय नगर गार्डन में आदरणीय पटेल जी, आदरणीय सावरकर जी और आदरणीय उमाठे जी, इनकी कक्षा मिली। तो उस कक्षा में मैं जाने लगी। तो मुझे तुरंत 8 दिन में ही मेरा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस था वो पूरी तरह से ठीक हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे इतना 8 दिन में फर्क मिला, इतनी बड़ी बीमारी से, मैं उसको बहुत बड़ी बीमारी मानती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये कभी ठीक ना होने वाली बीमारी मुझे हुई है। बहुत घबरा गई थी मैं मन से, लेकिन ऐसा सोचा कि नहीं, अपन इसको कैसे भी करके ठीक करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते वो योग कक्षा मिली, जिसमें मुझे बहुत अच्छे से योग प्राणायाम सिखाया गया। तो मैंने ये सोचा कि मुझे अगर इतने इसमें फायदा मिला है 8 दिन में, तो मेरे जैसी हजारों लाखों बहनें होंगी कि जो इस दुख भरे को, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो ऐसी प्रॉब्लम में से मैं भी मेरे बहनों को, भाइयों को या समाज में जो भी दुखी है उनको निकालने का प्रयास करूं। इसीलिए मैंने 2008 में एक योग कक्षा का आरंभ किया, जो इंदिरा गांधी हाई स्कूल में शाम से 6 बजे से 7:30। और मैं भी वही आपसे जुड़ी थी। हाँ, इंदिरा गांधी हाई स्कूल में ही जुड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ऐसा देखा गया है कि जो प्रॉब्लम हमें आती है, जो फिजिकल है, जो मेंटल है, तो वो भगवान भी इसलिए देता है कि उस मतलब वो जो हम सीख रहे हैं, उसे हमें सिखाना होता है। ऐसा मेरा अनुभव है। तो हम जो सीखते हैं, हमें जिस जिस फील्ड में हमें जाना होता है, तो हमें वो प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मैं भी माइंड प्रोग्रामिंग अभी करती हूँ, तो मैं भी ऐसी चैलेंजेस से निकल चुकी हूँ। तो ये फिर आप योग शिक्षिका बनी और उसके बाद में आप जिला प्रभारी कैसे बनी? क्योंकि वहां तक जाना कोई आसान तो काम नहीं था। तो वहां तक आप कैसे पहुंची? नहीं, आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम था। शुरू शुरू में मुझे आसान भी लगा बोलना, क्योंकि क्या हुआ ना, जैसे मैंने योग कक्षा शुरू की, तो मेरी योग कक्षा में तब
180 टू 100 महिलाएं आती थी। बहुत अच्छा। दूर दूर से महिलाएं आती थी मेरी कक्षा में। जो भी आज मुझे देखेंगे तो वो समझेंगे कि सच में ये सच है। तो बहुत दूर दूर से महिलाएं आती थी, हमारी कक्षा बहुत अच्छे से चलती थी। मुझे भी बहुत प्राउड फील हो रहा था कि बाप रे, मैं एकदम घर में रहने वाली और इतना अच्छा ये हो रहा है, मुझे इतनी सारी महिलाएं मिल रही है। तो और मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल था वो सभी को बहुत अच्छा लगने लगा। तो ऐसा करते करते कैसे 2-4 साल निकल गए पता ही नहीं चला। तब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं मैं कि मैं योग शिक्षिका बनने से पहले मैंने योग कक्षा शुरू की थी। अच्छा। योग शिक्षिका बनने से पहले मैंने योग कक्षा शुरू वैसे की थी। आपकी एनर्जी भी बहुत हाई थी। हाँ, लेकिन क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि मैं स्ट्रेस पे रहती थी, तो मैं बस उर्मिला ताई के पास जाकर बैठती थी कि ताई आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। तो उसकी वजह से शायद आपकी कक्षा में इतने सारे लोग आते होंगे। पता नहीं अभी क्या कारण है, ये तो सब आप ही जानो। लेकिन ऐसा था। तो उसके बाद मैं योग शिक्षिका बनी अग्रसेन भवन में, और उसके बाद मेरा ये सफर चालू हुआ योग शिक्षिका से लेकर फिर मैं हरिद्वार गई। हाँ, जब योग शिक्षिका बनी तब बहुत मन में लालसा थी कि हम हरिद्वार जाएंगे, क्योंकि योग शिक्षिका बनने से पहले मैं स्वामी जी से भी मिल चुकी थी। अच्छा। तो वो तो एक कारण था ही बोलना, लेकिन हरिद्वार जाने से पहले मैंने मेरे बहनों को हरिद्वार भेजा है। मेरे अच्छा। हाँ, जो मेरे साथ योग शिक्षक बने, जो मेरे से जुड़े, तो मैं उसके बाद में हरिद्वार गई। पहले मैंने मेरी बहनों को हरिद्वार भेजा है। फिर उन्होंने मुझे यहाँ आकर बताया कि मैडम बहुत अच्छा है हरिद्वार, आप भी एक बार जाकर आइए। फिर मैं 2008 में, 8 के लास्ट में मैं भी हरिद्वार गई थी। तो उसके बाद जो सफर चालू हुआ ना, तो वो रुका ही नहीं। हाँ। ऐसे चलते गए एकदम इजी हो गया। एकदम इजी हो गया। जैसे हम लोगों की दुआएं भी तो थी आपके साथ। हाँ, वो तो क्योंकि सवाल ही नहीं। वो, और दुआएं बोलते हैं ना कि दुआएं बहुत काम आती है। बहुत जो हमने काम किया था, जो हमने योग कक्षाएं लगाई थी, और हर एक बहुत सारी नागपुर की योग कक्षा में जाकर योग पढ़ाना, तब लोगों को अच्छा लगता था। बोलते थे लोग कि नहीं, आप कक्षा बहुत अच्छी लेते हो मैडम। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि चलो भाई, मैं कुछ कर रही हूँ। बाकी इतना सच्ची में बताती हूँ, इतना ऐसे बहुत उसको कठिन या मुझे बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन और मिलना कुछ तो चाहिए, मुश्किलें आई होंगी ना। नहीं क्योंकि सवाल ही नहीं। क्योंकि हम बोलते तो है कि इजी था सफर, लेकिन एक महिला, 2 बच्चों को संभालना, उसमें भी एक बच्चा दिव्यांग, और हस्बैंड आपकी पुलिस में है ना। हाँ तो इतना सब कुछ संभालते हुए कुछ बड़ी मुश्किलें तो आई होंगी आपको। हाँ, तो अर्चना थोड़ा जी, सा उस मुश्किलों के बारे में बताइए। अर्चना जी, सफर देखो कोई भी आसान नहीं होता। हाँ। सफर सफर ही होता है। उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, फूल रहते हैं, कांटे रहते हैं। सबसे अपने को चलते हुए आगे बढ़ते रहना होता है। तो उसमें मैं आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा ये बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड पुलिस में थे। तो आपको तो मालूम ही है कि पुलिस वालों की ड्यूटियां कैसी रहती है। 8 दिन नाइट, 8 दिन डे, कभी जिस दिन छुट्टी चाहिए उस दिन छुट्टी नहीं मिलती। त्योहार में तो कभी घर में मिलेंगे ही नहीं वो। इसमें ये 2 बच्चों को साथ में लेकर इस योग और प्राणायाम के लिए आगे आना और काम करना मेरे लिए सच में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मुझे 3:30-4 बजे निकलना होता था, तो मैं 2:30 बजे उठकर खाना बनाकर जाती थी। तो उसमें रात मेरा के। हाँ, बाप रे। तो हमें 3:30-4 बजे ही निकलना पड़ता था पहले, क्योंकि हम बाहर गाँव जाकर योग सिखाते थे। हमने सावनेर में जब हमने 1 महीने का पूरा वहाँ पे ये किया था, कैंपेन लिया था, तो हम 3:30-4 बजे घर से निकल जाते थे। तो उसके लिए मुझे 2-2:30 बजे उठकर ही बच्चों का सब करके निकल जाना पड़ता था। उसके लिए मैं, मेरे बेटा जो अभिषेक है, जो अच्छा है, तो उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने भी बहुत संभाला। जैसे वो बोलता था कि मम्मी आप जाइए, मैं पराग का सब कुछ कर लूंगा। तो वो करता था। और साथ ही में मेरे हस्बैंड सुबह आते थे, 4, साढ़े 4, 5 बजे आते थे नाइट करते हुए। फिर भी मेरे साथ वो योग कक्षा में चलते थे, क्योंकि अकेली कैसे जाएंगी ये, तो इसीलिए वो भी मेरे साथ आते थे। बहुत कठिन था मैडम, बहुत कठिन था। क्योंकि कुछ महिलाएं होती है कि वो हमेशा ना कुछ ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई मेरे घर में ये नहीं है, मेरे कोई मुझे साथ नहीं देता, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो मैं सभी महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जैसे ताई का सफर है, ये भी बहुत कठिन था। बच्चों को संभालना, हस्बैंड की जॉब, तो उसमें भी उन्होंने खुद के लिए टाइम निकाल कर दूसरों की भलाई के लिए भी करने का प्रयास किया, और उनमें वो सक्सेसफुल भी रही।
तो आपके परिवार का, आपकी बातों से अभी पता चल रहा है कि आपके परिवार का बहुत सपोर्ट था आपको। बहुत यानी 100% सपोर्ट था मैडम, बहुत ही, बहुत ज्यादा। अच्छा, आपके जीवन में कठिन समय कौन-सा होगा जो आपको बहुत दर्द दे रहा हो? क्योंकि मैं मेमोरी के ऊपर भी काम करती हूँ, मेमोरी को हटाती हूँ, इसलिए सबसे मैंने पूछा। सबसे कठिन समय मेरे लिए वो था कि जब मेरी डिलीवरी हुई थी, उसके बाद मेरे को 10 महीने के बाद में मेरे को पता चला कि मेरा बच्चा चल नहीं पाता, अच्छा। है ना? तो वो समय मेरे लिए इतना कठिन था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी क्या करूँ और क्या नहीं। फिर भी मेरे मन में एक विश्वास था कि मैं करूँगी, तो मैंने इतने यानी उस समय इतने सारे दवाखाने, इतना सारा यानी क्या-क्या नहीं ढूँढा, बुआबाजी बोलो या फिर बाहर का बोलो, जो भी लोग करते हैं, अभी तो मैं उस कोई बात पर विश्वास नहीं रखती हूँ, लेकिन तब मैंने छोटी थी, या 24-25 साल की उम्र थी मेरी, तो उसमें मैंने ये सब कुछ इतना। और मैं आपको बात एक बता दूँ ताई, हुँ, कि जिसको जितने ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, हुँ, वो उतना ही मजबूत और कठिन होता बिल्कुल, है। और बिल्कुल। वही जीवन में सक्सेसफुल होता है, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स हो। जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स इसीलिए नहीं प्रॉब्लम आते, से डरना नहीं वो चाहिए। कभी सक्सेस नहीं हो सकता, हुँ, क्योंकि वो करता ही नहीं ना, हाँ, बराबर है। करता ही नहीं, जिनको जिनको थाली परोस के मिलेगी तो वो तो कुछ करेगा वो नहीं ना, करेगा, ऐसी बराबर है। बात रहती है। और बोलते हैं ना कि निखर जाता है, सोना तब कर निखरता है ना, उसी वैसे तरह से ह्यूमन बीइंग्स भी जब उनको मुसीबतें आती है तब वो निखर जाते हैं। अच्छा, अब आप योग सिखाती हैं, हाँ, तो कुछ ऐसे किस्से बताइए कि आपके मतलब चैलेंजिंग थे आपके लिए। हाँ। कुछ ऐसे पेशेंट आए होंगे या चैलेंजिंग था, लेकिन आपने हार नहीं मानी और उसको आपने ठीक किया, ऐसा कुछ याद है तो सबसे आप? पहले तो मेरा बेटा ही है, मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो जैसे मैं उसका पूरा यानी सुबह से लेकर, मैं सुबह 7 बजे से लेकर 9-10 बजे तक उसको फिजियोथेरेपी करती थी। उसको मेडिकल लेके जाना, उसकी पूरी फिजियोथेरेपी करना, उसके बाद में घर में आकर थोड़ा-सा खाना-पीना खा लिए। तब तो कोई ध्यान में नहीं था, बस यही काम था मेरे पीछे। और उसके बाद जब उसके कुछ ऑपरेशंस वगैरह हुए, उसके बाद मुझे ये योग का सहारा मिला। तो उसको अस्थमा का बहुत प्रॉब्लम्स था। तो अस्थमा यानी नाम ही नहीं लेता था ठीक होने का। लेकिन जब उसने भस्त्रिका प्राणायाम करवाती थी मैं उसको, और कुछ आसनों का अभ्यास करवाती थी, तो उसके बाद में उसको वो पूरा अस्थमा का प्रॉब्लम उसका चला गया। तो अच्छा। ये जो बातें हैं ना, योग बहुत आसान है, करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना बहुत कठिन है। शुरुआत कोई भी कर लेगा, हाँ। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर तो पाता। वैसे ही बहुत सारे हमें नागपुर में भी 3-4 हजार योग शिक्षक बने हैं, लेकिन आपको देखोगे तो 200, 150, 200, 300 लोग काम कर रहे हैं। क्या? इतना आसान नहीं है, और उससे भी अच्छा कोई बात को संभालना बहुत कठिन है। हाँ। जैसे आप एक योग वर्ग लगाते हो, हम्म। उस योग वर्ग को संभालना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। शुरू तो कोई भी करके दे सकता है, शिविर लेना बहुत आसान है, 4 दिन सिखाना बहुत आसान है, लेकिन उस योग कक्षा को संभालना बहुत कठिन है। कठिन। जैसे पेड़ लगाना आसान है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। उस लेकिन पेड़ को पानी नहीं हाँ, डालोगे, पानी उसको खत नहीं डालोगे, बराबर। उसकी जो उपासना नहीं करोगे तो वो नहीं बचेगा। और उसी एक तरह बात से मैं होता बताऊंगी कि एक योग वर्ग ताई ने मुझे भी संभालने के लिए दिया था। है। मैंने कुछ महीनों तक संभाला, लेकिन फिर मैं ये मेरी नई फील्ड मैंने चूज कर ली, तो इसलिए फिर वो योग वर्ग में जाना मेरा बंद हो गया। फिर भी वो योग वर्ग चालू तो है। अभी भी योग वर्ग शुरू है, बिल्कुल। वो बहुत बड़ी क्योंकि बात है। ताई का ऐसा है कि एक बार अगर ताई के पास कोई योग सीखने जाएगा, तो वो दूसरी जगह जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ताई का जो ऑरा है ना, वो इतना पॉजिटिव है कि कोई भी उनके ऑरा में रहने के लिए बिल्कुल वो दौड़ा चला आएगा। तो अभी कोरोना आया था ना 2019 में, तो आपने सोशल मीडिया से भी योग चलाया, हाँ, क्योंकि मैंने आपका ज्वाइन किया था, तो आपने हार नहीं मानी नहीं, उस वक्त। नहीं। उस वक्त भी आपने कितने कितने घरों में ऐसे चल रहे थे कोरोना के केसेस, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो थोड़ा सा किस्सा बताइए। सबसे पहले मैं तो ये बताऊंगी कि मेरे एक योग साधक थे, जिनके घर में जाकर मैं योग सिखाती थी, उसके 3 साल पहले से। अग्रवाल करके है, एम्प्रेस सिटी में रहते हैं वो। पूरा परिवार योग करता था, लेकिन यानी कोरोना होने के कुछ महीने पहले उनका कुछ तो भी बिजनेस का या घर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने योग बंद किया था। तो उसका उनका जैसे उनको कोरोना हुआ, उसके 15 दिन के बाद में मुझे फोन आया उनके वाइफ का, मैडम मैडम, मैंने थोड़ा सा रोने जैसी आवाज थी उनकी, तो मैं बोली क्या हुआ दीदी? तो बोले हमारे यहाँ बोले इनको कोरोना हुआ है, और अभी
8 दिन हुए थे शायद, 8 दिन हो गए, फिर भी बोले उनको यानी छुट्टी नहीं मिल रही है। मेयो में एडमिट थे तो वो मेयो में थे, तो मैंने बोली दीदी घबराइए मत, और बोले मैं काढ़ा भी दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। फिर भी बोले उनको छुट्टी नहीं हो रही है, और उनको बोले क्या पता क्या है क्या नहीं, तो लेकिन मैं बहुत घबराई हूँ दीदी, बोले मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैंने बोली दीदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ऑनलाइन योग शुरू करते हैं। तब मैं उनको वो वहां पे थे मेयो हॉस्पिटल में, मैं उनको घर से योग सिखाती थी। जब मैंने उनको योग सिखाया, उनकी मेरे पास यानी पूरी वीडियो क्लिप भी है, उन्होंने पेपर वालों को भी बताया था कि मैंने जब योग किया तो मेरा कोरोना ठीक हुआ, उसके 8-10 दिन बाद उनको छुट्टी हुई, और वो घर पर बहुत अच्छे से सुखी समाधान गए, अभी भी बहुत अच्छे हैं। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया खराब है, लेकिन सोशल मीडिया का अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो भी एक वरदान साबित होता है। ये हमारी उर्मिला ताई ने भी साबित करके रखा है। अच्छा, अभी आप नागपुर जिले की पतंजलि में योग प्रभारी है 4 साल से, तो थोड़ा सा उसके बारे में कि वो कहा कैसे आपको मिला वो पद क्योंकि हम जानना चाहते हैं। देखो कोई भी पद जब मिलता है ना, तो उसका सब कुछ यानी देखा जाता है, उस व्यक्ति को देखा जाता है, उस व्यक्ति के स्वभाव को देखा जाता है, क्योंकि ये संगठन का कार्य है। और संगठन ऐसा रहता है कि संगठन में क्या करना, बहुत कुछ यानी निगलना पड़ता है, बहुत कुछ पचाना पड़ता है, बहुत कुछ यानी कभी कभी तो ऐसा लगता है कि क्यों करे अपन ये सब कुछ, लेकिन फिर भी स्वामी जी का आशीर्वाद था। तो जैसे मेरी कक्षाएं चलती थी, और बहुत सारा यानी मेरा संगठन कार्य बहुत अच्छा है। मेरे साथ कम से कम नागपुर से 500 से 1000 महिलाओं से मेरे कांटेक्ट में, अच्छा ग्रुप है मेरा। कुछ बीसी ग्रुप्स है मेरे, कुछ योगा ग्रुप्स है, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स है। तो वो सब देखकर मुझे महिला पतंजलि का ये जिला प्रभारी बनाया गया है, जिसमें मेरे तरफ 13 तहसील है, और मेरा ये नागपुर जिला है। तो बहुत बड़ा कार्य है, उसमें भी थोड़ा सा बहुत बड़ा होने के कारण 1-1.5 साल पहले हमें 4 प्रभारियों की नियुक्ति की थी। तो उसमें से फिर से अभी 1 महीना पहले फिर नागपुर में मीटिंग हुई, और मुझे अकेली को ही जिला प्रभारी का दायित्व दिया गया। अच्छा, और आपको बता दूं कि उर्मिला ताई का एक उर्मी बीसी ग्रुप है। कितनी महिलाएं हैं? 56 महिलाएं। 56 महिलाएं हैं, और इतने अच्छे प्रोग्राम्स ताई करती है कि सच में मतलब जो भी महिलाएं घर में हाउसवाइफ है, उनको कुछ अगर एंटरटेनमेंट चाहिए तो बस उर्मी बीसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाए तो बिल्कुल उनके लिए तो सोने पे सुहागा। तो अच्छा, आप अभी योग प्रभारी है, आपने कभी ऐसे सोचा था कि आप यहाँ तक पहुंच पाएंगी जब आपने शुरू किया था? नहीं नहीं नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था मन में, कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे अपन किसी को देखते हैं ना, एक रोल मॉडल रहता है हमारे। तब मैं जब योग शिक्षिका थी, तब हमारी जिला प्रभारी आदरणीय गर्गे ताई थी, ज्योति ताई गर्गे, जो कि पेशे से ये थी, इंजीनियर थी, कोराडी में जॉब करती थी, वो हमारी जिला प्रभारी थी। तो मैंने मेरे मन में भी रहता था कि मैं भी कभी स्टेज पर बैठूं, मैं भी कभी हाथ में माइक लूं। सपने तो देखना बनता ही है उड़ने की आशा रखनी चाहिए, बस। और जो सपने देखते हैं वही सच करने की काबिलियत भी रखते हैं। बिल्कुल सही। तो उर्मिला ताई, अगर आप इस फील्ड में नहीं होती, मतलब आज योग गुरु नहीं होती, जिला प्रभारी, तो आप क्या होती? अर्चना जी बड़ा कठिन सवाल पूछा है अर्चना ताई ने, लेकिन फिर भी जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं योग में आने से पहले घर में कुछ हॉबी क्लासेस लेती थी, रंगोली सिखाती थी, यानी एक आर्टिस्ट थी मैं पहले। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट था इन सारी बातों में। तो मैं यानी ब्यूटिशियन भी थी तब। तो जैसे अगर नहीं, लेकिन फिर मैं जब योग में आई तो मुझे योग में इतना इंटरेस्ट था कि मैंने सब कुछ छोड़ा नहीं है, अभी भी थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। तो मैं बड़े बड़े रंगोली के शिविर लगाती थी और रंगोली सिखाती थी। तो उसके बाद में मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या रहती थी। अगर हो सकता है मेरा एक बहुत बड़ा हॉबी सेंटर खुला रहा होता, या फिर मैं एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन हुई रहती। लेकिन कुछ ना कुछ तो होती, कुछ तो लेकिन अच्छा हो गया आप इस फील्ड में आ गए, क्योंकि यहाँ लोगों को आप हील कर रही है, लोगों को उनके दुख दर्द से निकाल रही है। बहुत बड़ी बात है ये। ये आपका कितने साल हो गए इस जर्नी को आपके? मुझे बराबर 20 साल हो गए हैं इस जर्नी को। 20 साल। अच्छा, इन पूरे 20 सालों में आपके जीवन का सबसे यादगार मोमेंट बताइए।
सबसे यादगार मोमेंट मेरे लिए ये है कि 2014 में श्रद्धेय स्वामी जी मेरे घर पर आए थे और घर पर आने के बाद में उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें बोली थी जो मुझे ऐसा लगा कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। स्वामी जी ने सर पर हाथ रखा था और बोले थे कि उर्मिला एक ऊर्जा की देवी है। ये वर्ड मेरे लिए बोले थे स्वामी जी ने और बहुत मैंने अपने मुख से मेरा बहुत सारा कौतुक किया था, तो उसके लिए मैं उस मोमेंट को सच में कभी नहीं भूल पाऊंगी। और एक मोमेंट ये है कि जिस दिन मेरा बच्चा खुद खड़ा हुआ और उसने जैसे जमीन पर 12 साल के बाद में वो चलने लगा, वो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, जाते जाते आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे, योग के बारे में क्या कहेंगे, और हमारी जो महिलाएं हैं जो कुछ करना तो चाहती है लेकिन वो शुरू नहीं कर पाते, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं मेरी बहनों से ये निवेदन करना चाहूंगी, कभी कभी हम हमारे पास जो होता है ना उसकी वैल्यू नहीं करते। सबसे पहली बड़ी ये बात है, जो भी जैसा भी है ये हमारा है करके हमें प्राप्त हुआ है, तो ये भूल जाते हैं कि हम जो हमें नहीं मिलता उसकी ओर दौड़ते हैं। तो मेरे जीवन का मैं एक आपको बहुत बड़ा आज सच बताना चाहती हूँ कि जब मुझे ट्विंस हुए और उसमें मेरा ये एक बच्चा दिव्यांग था, तो मैं भी शुरू शुरू में ये सोचती थी कि मुझे भगवान ने ऐसा क्यों दिया। लेकिन जब मैं उसकी यानी उसको सेवा करने लगी, उसको चलाने लगी, उसका सब कुछ करने लगी, तो मुझे इतना प्राउड होने लगा कि देखो भगवान को तो ये साइकिल चलानी है, तो वो तो किसी को कम ना किसी को ज्यादा देगा। लेकिन इस ईश्वरी कार्य के लिए, ये ईश्वरी कार्य है, जैसे दिव्यांगों को अच्छा करना, उनकी वो तो अपना बेटा है तो हर माँ करती है, लेकिन ऐसी भी माँ है कि जो ये दिव्यांग लोगों को किसी आश्रम में छोड़ के आती है या उनके तरफ ध्यान नहीं देती, बस छोड़ देती है। बहुत है ऐसी महिलाएं, मैं देखो उन माँ का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन ऐसा होता है कि जाने दोनों, ये तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही है, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। वो रोती है बेचारी, वो दिल से तो बहुत दुखी रहती है, लेकिन फिर भी नहीं कर सकती क्योंकि हो सकता है उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे मेरे बेटे को भी उल्टा खाना के स्कूल में डालना था। वो तब 5 साल का था। 5 साल के बाद में उसको यानी मैंने जब उसको ये सोचा कि ये अभी वहां पे जाएगा तो वहां पे भी इसको मेरे जैसे लोग संभालेंगे ना, बिल्कुल, तो वो संभाल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं इसको संभाल सकती। तो मैंने सोचा और उसका एडमिशन कैंसिल करते हुए मैंने मेरे बच्चे का खुद ही सब कुछ किया और उसको खड़ा किया। तो मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि जो कुछ भी हमें मिलता है उसको हारो नहीं, उसको करने की कोशिश करो, उसको देखो कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। करते करते हम सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि ये योग हमें क्यों करना है। देखिए, हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ स्लिम ट्रिम रहना है, इसीलिए योग करना है। महिलाओं की हमारी ये सबसे पहली बड़ी बात ये है हमारी कि मैं बहुत सुंदर दिखूं। देखो सुंदर सब रहते हैं, जिसका मन सुंदर है तो वो सबसे सुंदर है। चेहरे पर कलर पर हमें जाना ही नहीं है, ना हेल्थ पर जाना है। कभी कभी मोटा व्यक्ति भी, दुबली पतली महिलाएं नहीं कर सकती, वैसा एक मोटा व्यक्ति भी अच्छे आसन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। हमें फ्लेक्सिबिलिटी होना है, हमें माइंड से एकदम रिलैक्सेशन मिलता है और हम एक जो ऊंचाई हम यानी जाना चाहते हैं जिस ऊंचाई तक, उस ऊंचाई तक जाने के लिए हमें योग बहुत बड़ा हमारा माध्यम है। और हमारे भीतर जो कुछ भी हमारे गुण होते हैं, जो कुछ हमारे भीतर की शक्ति होती है, उसको जागृत करने के लिए योग का सहारा बहुत जरूरी है और योग से होता ही है, जो भी होगा योग से ही होगा। तो फ्रेंड्स, उर्मिला ताई के साथ हमने जो बातचीत की उसमें एक दो लाइन मैं भी जोड़ना चाहती हूँ कि सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तो फ्रेंड्स, एक जाते जाते एक दो लाइन फिर से उर्मिला ताई को बोलने के लिए हम कहेंगे। तो उर्मिला ताई, जाते जाते आप क्या बोलना चाहेंगी? बस मैं सुख दुख के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जितना सुख जरूरी है जीवन में उतना ही दुख भी जरूरी है। तो फ्रेंड्स, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं,
छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। ओ, आपकी आवाज बहुत सुंदर है, दिल बिल्कुल एकदम खुशी से उछल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम उर्मिला ताई का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए और आपने हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट में आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी अर्चना जी, क्योंकि मैं कभी भी किसी क्या बोलते उसको पारितोषिक के लिए, किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आगे नहीं जाती, लेकिन आज आपने मुझे वो प्रमाण पत्र दिया है, वो पुरस्कार दिया है जिसको मैं जीवन भर कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये मेरा सच्ची का योग पुरस्कार है, सच्ची का मेरी क्या बोलते मेरी साधक अर्चना ने दिया वाला पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही तो कार्य करते रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। थैंक यू बहुत बहुत।